डीएलएड सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। तृतीय प्रश्न पत्र आज आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अपन इकाई 4 पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का विकास 1947 से लगाकर 1992 के बीच में किस प्रकार से हुआ, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का विकास 1947 से लगाकर 1992 तक का अध्ययन इस क्लास में अपन करेंगे। तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कोठारी आयोग ने शिक्षा के ढांचे के विषय में क्या सुझाव दिए? शिक्षा के ढांचे को किस प्रकार से बनाया जाए, इसमें कोठारी आयोग ने किस प्रकार से अपने सुझाव दिए हैं, सजेशंस दिए हैं, उसके बारे में देखिए। आयोग ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा 5 साल की हो, पहली से लगाकर 5 साल तक, यानी कि प्राथमिक शिक्षा हो। उच्च प्राथमिक शिक्षा 3 साल की हो, जो अभी चल रही है कोठारी आयोग के अनुसार ही। पहली से 5वीं प्राथमिक शिक्षा और 6ठी 7वीं 8वीं 3 साल हो गए, यानी उच्च प्राथमिक की शिक्षा हो गई। और निम्न प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा 2 साल की हो, निम्न माध्यमिक शिक्षा 9वीं और 10वीं। और उसके बाद 10 वर्षीय शिक्षा के बाद विद्यार्थी को या तो व्यावसायिक शिक्षा या अकादमिक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे, यानी कि 10+2 है ना, 10 हो गया ना, यानी कि 5 साल। कोठारी आयोग ने कहा कि 5 साल प्राथमिक, उच्च प्राथमिक 3 साल की हो, निम्न माध्यमिक शिक्षा 2 साल की हो। 10 वर्षीय पाठ्यक्रम के बाद, यानी कक्षा 10 के बाद विद्यार्थी को ये चुनने का अवसर दिया जाए कि वो व्यावसायिक शिक्षा चुनता है या अकादमिक शिक्षा चुनता है। और देखिए इसमें नंबर 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक कक्षा दी जाए, यानी कि 3 साल, एक पहली मतलब LKG UKG प्रेप, इस तरह के ये पूर्व प्राथमिक जो शिक्षाएं हैं, पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है वो 3 साल की दी जाए। दूसरा, 6 वर्ष की आयु के बालक का पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। तीसरा, पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 साल की विद्यालय शिक्षा के बाद होना चाहिए। चौथा, विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो, यानी कि सब्जेक्ट चेंज करने का जो है ना, जैसे कोई एग्रीकल्चर ले रहा है या कोई आर्ट्स ले रहा है, कोई बायोलॉजी ले रहा है, कोई मैथमेटिक्स ले रहा है साइंस में, ये क्या 10 साल के बाद हो, कक्षा 10 के बाद हो, ऐसा कोठारी आयोग ने बताया। 5वां, स्नातक 3 साल की हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जानते हैं आप लोग। 6ठा, माध्यमिक विद्यालय 2 हो, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। शिक्षकों के लिए कोठारी आयोग ने कहा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये अलग से प्रश्न बन सकता है। शिक्षकों के लिए कोठारी आयोग ने कहा कि शिक्षकों का वेतनमान उनकी योग्यता के अनुरूप हो, निजी और सरकारी दोनों का। दूसरा, महिला शिक्षिकाओं की संख्या को बढ़ाया जाए, महिला टीचर्स बढ़ाया जाए, कोठारी आयोग ने बताया। तीसरा, जनजातीय क्षेत्रों में जो काम कर रहे शिक्षक हैं उनको अतिरिक्त भत्ते दिए जाए व उनको आवास की सुविधा मिले। चौथा, शिक्षक संघों को केंद्र और राज्य सरकारें मान्यता प्रदान करें। 5वां, जो शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिलते हैं, कम मिलते हैं, उनको बढ़ाए जाए ताकि शिक्षकों को मोटिवेशन मिल सके और उनको एक अपने आप में हौसला मिल सके। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की संख्या बढ़ाई जाए। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं और उस नीति में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य था सबके लिए शिक्षा हो, यानी ऐसा कोई वर्ग भारत में वंचित नहीं रहे शिक्षा से जो इस देश का नागरिक हो, चाहे वो SC वर्ग हो, चाहे ST वर्ग हो, चाहे ऐसा क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र वाले इलाके में रहने वाले व्यक्ति हो, चाहे अल्पसंख्यक व्यक्ति हो, सबको शिक्षा मिले। चाहे महिलाएं क्यों न हो, महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ाए। ऐसी शिक्षा नीति हमारे देश में 1986 में बनी। तो देखिए, समान स्कूल व्यवस्था, यानी कि बिना जाति पाति धर्म लिंग भेद के हर बालक को शिक्षा मिले, ये हमारी समान स्कूल व्यवस्था है। ये पहला इसका प्रावधान। दूसरा, प्रारंभिक शिक्षा 14 वर्ष तक की अवस्था तक प्रारंभिक शिक्षा को बताया गया, यानी कि बालक को एलिमेंट्री एजुकेशन 14 वर्ष की उम्र तक मिल जानी चाहिए। तीसरा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। चौथा, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी हो। पुरुष तो पढ़ ही रहे हैं तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षाएं, लेकिन हमारे देश की महिलाएं भी इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएं।
पांचवा, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के जो बालक हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से पिछड़े हुए हैं उनका शैक्षणिक विकास किया जाए, शैक्षिक विकास किया जाए। छठा, शिक्षा से पिछड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहित करें, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई काफ़ी, उस समय की बात है 1986 की, उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए थे ग्रामीण लोग, तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए जो वो आगे बढ़ सकें। अब अल्पसंख्यकों के कुछ वर्ग शिक्षा से पिछड़े हैं, उन पर पूरा ध्यान देना, उनको शिक्षा दिलाना। विशेष योग्य जन जो हैं हमारे दिव्यांग भाई बहन, उनको शिक्षा देना ताकि वो शिक्षा से पिछड़े नहीं। जैसे कोई दृष्टिबाधित है तो उसको उस तरीके से दिया जाए, कोई सुनता नहीं है तो उनको उस किस तरह से एजुकेशन दिया जाए, इस सब पर विचार किया जाए, सबको एजुकेशन मिले। अब आता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना भी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई। उसमें ये बताया कि 2 शिक्षक होगा जिसमें 1 शिक्षिका होगी और ब्लैक बोर्ड, चार्ट वगैरह सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट होगी है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना हो। 10वां है इसका प्रावधान नवोदय विद्यालय की स्थापना हो, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमोट करने के लिए नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए जिसमें बच्चों के रहने की, खाने की व्यवस्था, वहाँ आवासीय विद्यालय केंद्र सरकार इसका पहल करती है, तो ये और CBSE कोर्स चलता है। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना करने का जो निर्णय है वो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत लिया गया। हर जिले में एक डाइट हो जो शिक्षकों को प्रशिक्षण दे सके, पाठ्यक्रम का अच्छी तरीके से यूज कर सके, सारी चीज़ें हैं, तो ये डाइट भी उन्होंने बताई। क्वेश्चन नंबर 3, यशपाल समिति के सुझावों की समीक्षा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यशपाल समिति, प्रोफेसर यशपाल ने 1993 में, यशपाल समिति ने 1993 में अपना प्रतिवेदन पेश किया, शिक्षा बिना बोझ के। इस लाइन को याद रख लो, यशपाल समिति का मेन है शिक्षा बिना बोझ के हो, यानी कि बालक पर बोझ नहीं हो, बालक पर गृह कार्य का इतना बोझ नहीं हो कि बालक घर जाकर स्ट्रेस लेवे, बालक ये समझे कि मुझे गृह कार्य करना है, उसका दिमाग उसमें ना लगे, बालक चिड़चिड़ा नहीं हो, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें बोझ नहीं हो, बालक के किताबों का बोझ कम से कम हो, बालकों का गृह कार्य कम से कम दिया जाए। ये सब जो है सुझाव ये यशपाल समिति में है। प्रोफेसर यशपाल मानते थे कि एक बोझ मुक्त शिक्षा व्यवस्था वही हो सकती है जिसमें किसी निजी कोचिंग के लिए कोई जगह नहीं हो। हम क्या करते हैं, किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं और बालकों को निजी कोचिंग पे भेजते हैं, वहाँ का गृह कार्य, वहाँ का काम, स्कूल का काम और बाहर के निजी कोचिंग का। तो ये मेंटेलिटी को हमारे को हटाना पड़ेगा। हम यह भूल जाते हैं कि हर बालक की अपनी क्षमता होती है और उसी के अनुरूप उसकी आवश्यकताएं होती है, इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। इसीलिए बच्चों को खुला रखने की ज़रूरत है, खुला छोड़ने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे स्वयं सोच सके कि हमें क्या करना है। इस तरीके के सुझाव यशपाल समिति में दिए गए। मेन थीम है शिक्षा बिना बोझ के। क्वेश्चन नंबर 4, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के ढांचे के संबंध में क्या सुझाव दिए। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में के संबंध में क्या सुझाव पेश किए, ये अपन इस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिएगा इसको भी। आयोग ने माध्यमिक के तत्कालीन ढांचे में सुझाव दिए कि भाई माध्यमिक के तत्कालीन जो ढांचा है माध्यमिक शिक्षा का, उसमें थोड़ा सा आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। उन्होंने इंटरमीडिएट स्तर को ख़त्म करने की सिफारिश की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह लगा लेना कि इन्होंने इंटरमीडिएट स्तर को ख़त्म करने की सिफारिश। 4 या 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा बताई, 5 साल की प्राथमिक शिक्षा, 3 वर्ष की मिडिल शिक्षा, सीनियर सेकेंडरी 4 वर्ष की यानी 9, 10th, 11th और 12th, और स्नातक 3 साल की, यानी कि इस प्रकार से 5+3+4+3। इसका मतलब है 5 साल की प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, फिर 3 साल की मिडिल शिक्षा, फिर सीनियर शिक्षा यानी माध्यमिक शिक्षा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल ये हो गए। यानी कि 5+3+4+3, इसको याद कर लेना, ये मुदालियर आयोग ने दिया था। जैसे अब आता है 5वां क्वेश्चन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है, राधाकृष्णन आयोग, क्योंकि इनकी स्थापना, इसके अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये 6ठा क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम मुदालियर आयोग है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम
मुदालियर आयोग है 7वां विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम है राधा कृष्णन आयोग। ये इंपॉर्टेंट 7 प्रश्न हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। और इसी के साथ अपनी ये यूनिट यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।